बीपीओ सेंटर चला रहा था, तो मुझे ये कुछ चीजें करनी पड़ी। एक है कि मुझे एक ईपीए बीएक्स मशीन मेरे ऑफिस के नीचे लगाना पड़ता। अब सोचिए कि क्लाउड के जमाने में ये 1990 वाली एक टेक्नोलॉजी को मुझे अपने ऑफिस के अंदर घुसाना पड़ता, खर्च करना पड़ता। दूसरा है कि मैं घर से काम नहीं कर सकता हूं, अगर करूं उसके लिए स्पेशल परमिशन लेना पड़ता था। फिर उसके बाद बैंक गारंटी देने की जरूरत थी। फिर मैं जिस तरीके, हर कंपनी का एक कोई एक चलने अपने अपना जो काम करने की शैली होगी, उसके लिए एक डायग्राम बना के उसके लिए भी परमिशन लेना पड़ता था। हर कदम पे आप अगर टेलीकॉम मिनिस्ट्री के पास जाएंगे, वहां रुकावटें आएंगी, वहां ऊपर नीचे फाइलें जाएंगी, तो इसमें हर कदम पे समय व्यर्थ में नष्ट हो रहा था। उसके ऊपर हर बार अगर कुछ बदलाव आए उसको समझाने जाइए फिर से। तो ये जो स्थिति थी, उसके वजह से मैंने पहले ही कहा, एक मतलब एक रेगुलेशन का जो जाल था, उसके वजह से ये बीपीओ सेक्टर हम लोग उसको रोक के रखे थे। अब नवंबर में जो बदलाव और सुधार लाए गए, उससे क्या हुआ? पहले तो ये जो बैंक गारंटी वगैरह की जो ये रिक्वायरमेंट है उसको हटा दिया गया। ये जो ईपीएबीएक्स रखने की जरूरत है उसको भी हटा दिया गया। वर्क फॉर एनीवे कीजिए उसको भी कर दिया। डायग्राम की जरूरत नहीं थी। फिर भी कुछ चीजों की फिर भी रेगुलेटरी रेजिम में उनकी जरूरत और उनमें रुकावटें थी। एक ये था कि अगर मेरे पास एक बीपीओ है, जैसे आप लीजिए सैमसंग या कोई इंटरनेशनल कंपनी का कोई बीपीओ है, तो उसमें फोन कॉल जो आ रहे हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय हैं और जो घरेलू हैं, उनमें किसी कारण से एक भेद करके रखना पड़ता था। क्यों? इसकी क्या जरूरत है? क्योंकि एक ही ऑफिस में कहीं से भी फोन आए, उसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होगा। लेकिन हमने क्या था, नहीं, अब बाहर से आएगा तो ये इंटरनेशनल है, अंदर से आएगा तो ये घरेलू है, और अलग लोगों को ये करना पड़ेगा। अब ये डिवीजन करने की क्या जरूरत है? इसमें बेकार में हम लोग इकोनॉमीज ऑफ स्केल कर नहीं पा रहे थे। तो ये जो परसों जो नोटिफिकेशन निकला है, उसमें इस रेगुलेशन को हटा दिया गया। दूसरा एक रेगुलेशन था कि जिस टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म से हम लोग ये सब कर रहे थे, उसको रेगुलेशन में लिखा गया था। इसका मतलब है कि अगर कोई नया सा रेगुलेशन आ जाए या नया सा टेक्नोलॉजी आ जाए, तो फिर हर बार हमको वापस जाना पड़ेगा। और फिर वॉइस और डेटा में क्या फर्क है? आप तो जानते ही हैं, सब व्हाट्सएप कर रहे हैं। अब व्हाट्सएप तो डेटा बेस्ड है, लेकिन वो वॉइस है। हाँ, कोई पुराने जमाने के तरीके से वो फोन नंबर दबा के तो कोई करता नहीं है ना। हम लोग व्हाट्सएप में बात कर रहे हैं, तो बीपीओ भी उसका इस्तेमाल कर सके। तो ये सब जो डिविजन्स थे सिस्टम में, वो सब आर्टिफिशियल डिविजन्स हैं जिनकी कोई जरूरत ही नहीं है। तो इन सब को हटा के साफ कर दिया गया है। सिर्फ सिक्योरिटी के लिए कुछ लॉग रिकॉर्ड्स रखने पड़ेंगे, और कुछ 2-3 जो सिक्योरिटी रिलेटेड कुछ अब रेगुलेशंस हैं जो बहुत ही सामान्य और सरल है, तो उनको रखा गया है और बाकी सब को हटा दिया गया। So Mr. Sanyal, you are saying that all this is not required now, from registration you are saying to bank guarantee you are saying this is not required, and employees also will be called the extended Absolutely. agents. So you have to understand, the question is, why did we have all these regulations? We had these regulations because these are 1990s thinking of, there being pipelines that are going and you have to control them and auction them out and so on. This is meaningless in a cloud world and a data driven world, right? There's no real difference between voice and data. What do you mean by an EPBX machine? I mean, who knows? Why does it even matter? So the point is, all of this had to be gotten rid of at some point in time, and we have done it. So the point is that now the only things that are restrictions that are there are basic security related restrictions that are quite very simple things to do, which you have to keep some call records and things like that. ठीक है, पॉल साहब,
अब जब जो सभी तरह के ओएसपी सेंटर होंगे उनके बीच में इंटरकनेक्टिविटी की अनुमति भी दे दी गई है, इसका क्या कुछ फायदा होगा? बहुत फायदा है। देखिए, पहले पहले सबसे पहले डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ओएसपी थे, इनके बीच में कनेक्टिविटी अलाउड ही नहीं थी पहले। ठीक है, अब चूंकि एक ही हो गए हैं और उनके बीच में भी किसी भी तरह की कनेक्टिविटी अलाउड है, जो हमारे उसमें स्पेसिफाइड है, तो अब एक जगह से भी आप बिजनेस कर सकते हैं और कहीं भी आप बिजनेस कर सकते हैं, इंटरनेशनल डोमेस्टिक कंबाइन कर सकते हैं, कनेक्टिविटी कर सकते हैं, और आप दूसरे ओएसपी के साथ में भी बिजनेस कर सकते हैं, उनसे भी कनेक्टिविटी रख सकते हैं। अपनी कंपनी के साथ में भी जो है, अगर इंटरनल अगर आपको कम्युनिकेशन करना हो तो वही आप जो है रिसोर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस प्रकार आपके खर्चे और आपका इस्टेब्लिशमेंट, ये दोनों कॉस्ट जो हैं कम होंगी, कम लगेंगी। अब जैसे एग्जाम्पल अगर देखेंगे, पहले ब्रिटिश एयरवेज के दो ओएसपी थे, एक डोमेस्टिक था, एक इंटरनेशनल था। भले ही वो सेम कंपाउंड में थे, लेकिन उनको कनेक्ट नहीं किया जा सकता था। आज की डेट में ये फासला खत्म। आज की डेट में ब्रिटिश एयरवेज केवल एक ओएसपी सेंटर से सारे, चाहे हमारे देश के क्लाइंट हो चाहे विदेश के क्लाइंट हो, सबको एक साथ सर्व कर सकता है। तो इसमें काफी आसानी है और इसमें खर्चा भी कम है। And also, Mr. Agrawal, Minister also said, Mr. Ravi Shankar Prasad, he said that today India's IT BPM industry stands at rupees 2.8 lakh crores approximately, giving job opportunities to lakhs of youths in the country. And further, it has the potential of the double-digit growth. You also mentioned that, reaching up to rupees 3.9 lakh crores by 2025. My question to you is, how will this be possible and how will this become a reality? See, the demand side was never a problem. India is the hub of outsourcing for the world. And people come to India because we not only have the talent, but we have the ability to scale and scale rapidly. No other country can provide the scale, even if they can probably provide some talent. So that is the advantage. And what this OSP reform has done is fully unlock that potential from a regulatory perspective. So just to give you an example, world over, there are global capability centers which are set in India. These are global hubs of multinational corporations which service those global corporations and their clients across the world, sometime over 80 to 100 countries. Even when we are sitting at this $38.5 billion, roughly 40% of the global market is not yet in India. That is a straightaway potential which is there. And now what has happened is not just regulatory reform and not just our natural trajectory of growth, which has been 12 to 14% year on year. But what has happened is that last 1.5 years of pandemic has tremendously accelerated the adoption of digital. So wherever in businesses, because of the economic conditions and so on and so forth, there is cost optimization. But a lot of that cost optimization is also shifting to process optimization and adoption of technology. And therefore, we as an industry stand to deliver and benefit from it. If we can do it, then in global supply chain, in outsourcing, there is no end to what all we can deliver. So from that perspective, I don't think it is a demand level issue. It is always a supply level issue. And what the reforms have done is from a supply position, just from a talent perspective, even as we speak, and we have, as NASSCOM, we constantly talk to the industry. What is today happening is that a lot of youngsters and professionals in our industry, they're actually now working from their remote hometowns. They're not working just from home in near their office. They've actually gone back to their hometowns, and given that huge improvement we have had in the telecom connectivity more generally, it is actually possible. So what this means is that if I have an office in Gurgaon and I'm out of capacity, I don't want to, I can't afford to buy more real estate, I can actually have for certain jobs people who are working even from other cities.
I can have a hybrid model where only 50% of the people need to come to office. So my physical infrastructure can be utilized twice over. And what Mr. Paul and Mr. Sanjeev Sanyal said earlier, removing this distinction also means that I don't have to develop certain infrastructure. So certain telecom infrastructure I was maintaining just as a redundant requirement because of regulatory needs. Now I don't have to do that. So all in all, I think what this does is that it unlocks that potential. And I think it is a tremendous reform, and it's also a great example of moving towards a trust-based regulation. And I think that is the way forward if we have to unlock innovation, that we actually move to a trust-based regulation. And this is, I think, an excellent example of that. ठीक है, मिस्टर तपन कुमार पात्रा, क्योंकि आज एक ऐतिहासिक दिन है, हमको वहाँ पर दरअसल जाना होगा. We'll come back to the guest. यस, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद रेल के जरिए अपनी यात्रा आज कर रहे हैं. वो यहाँ से दिल्ली से कानपुर जाएंगे, कानपुर से लखनऊ जाएंगे. तो एक ऐतिहासिक दिन है, हम दर्शकों को वहाँ पर ले जाना चाहेंगे. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपनी यात्रा अब बिल्कुल शुरू करने वाले हैं. और आपको बता दें कि ये आप देखिए, ये सीधी तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं दिल्ली रेलवे स्टेशन से, जहाँ पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कुछ ही देर में रेल का सफ़र शुरू करेंगे. हालांकि ये तस्वीरें हम आपको अभी कुछ देर में बता पाएंगे कि ये तस्वीरें रेलवे स्टेशन की हैं या राष्ट्रपति, ये सफदरजंग रेलवे स्टेशन की ये दृश्य आपको दिखा रहे हैं. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद वहाँ पर पहुँच चुके हैं और ये एक ऐतिहासिक यात्रा है. करीब 15 साल के बाद भारत के राष्ट्रपति रेल के ज़रिए सफ़र कर रहे हैं. वो यहाँ से सफदरजंग रेलवे स्टेशन से कानपुर जाएंगे और कानपुर से लखनऊ वो जाएंगे. Absolutely, these are the live visuals that we are showing you of the Safdarjung railway station. President Ramnath Kovind, he is embarking on a journey to Kanpur on a special presidential train from Safdarjung railway station in Delhi. रेल मंत्री पीयूष गोयल भी साथ में हैं वहाँ पर. और अभिषेक हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे. अभिषेक, ये यात्रा अब बिल्कुल शुरू होने वाली है. एक ऐतिहासिक दिन भारत के लिए, भारत के राष्ट्रपति के लिए और साथ ही साथ भारतीय रेल के लिए. अभिषेक. बिल्कुल, देखिए, अगर इस क्षण की बात करें तो हम आपको बता सकते हैं कि ये जो है एक ऐतिहासिक क्षण है, क्योंकि 15 साल के बाद तकरीबन जो है 2006 के बाद पहली बार कोई राष्ट्रपति जो है वो रेल यात्रा करेंगे. और खास तौर पर यहाँ से जो है आज सफदरजंग रेलवे स्टेशन पर राष्ट्रपति पहुंच चुके हैं और रेल मंत्री अब भी यहाँ पर मौजूद है, राष्ट्रपति अपने परिवार के साथ है और जो तमाम रेलवे के जो ऑफिशियल्स हैं वो यहाँ पर मौजूद है इस ऐतिहासिक क्षण के गवाह बनने के लिए. और राष्ट्रपति के लिए एक विशेष ट्रेन की व्यवस्था की गई है जिससे सवार होकर राष्ट्रपति जो है यहाँ से लखनऊ जाएंगे, कानपुर जाएंगे और कानपुर का लखनऊ जाएंगे. आज का जो उनका शेड्यूल भी है वो यहाँ से रेरा, पहले सफदरजंग रेलवे स्टेशन से निकलने के बाद इसे स्पेशल ट्रेन में वो रेरा स्टेशन जाएंगे और रेरा में उनका एक छोटा सा कार्यक्रम है, झुंझुनू में उनका एक छोटा सा कार्यक्रम है और शाम तकरीबन 7 साढ़े 7 बजे जो है वो पहुंचेंगे कानपुर. तो इस पूरे, अगर हम आज की रेल यात्रा को लेकर के हम बात करें तो ये काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिछले 15 वर्षों में जो है कोई भी राष्ट्रपति किसी ने भी रेल यात्रा नहीं की और रेलवे के लिए खासतौर पर काफी गौरवशाली क्षण है. क्योंकि कल जब हमारी जनरल मैनेजर और रेलवे के तमाम जो अधिकारियों से बात हो रही थी तो उन्होंने ये कहा कि रेलवे के लिए ये बहुत गौरवशाली क्षण है. और 15 साल जो प्रेसिडेंशियल ट्रेन थी इसका भी इतिहास काफी पुराना है. 1950 के दशक की अगर हम बात करें तो पहली बार हमारे जो पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने रेल से यात्रा की थी. वो मथुरा से लेकर जीरादेवी गए थे ट्रेन में और उसके बाद भी चाहे वो संजीव रेड्डी की बात हो या फिर अन्य राष्ट्रपति की बात हो तो काफी राष्ट्रपति जो है जिन्होंने की रेल से यात्रा की. लेकिन 2003 में तत्कालीन राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम जो कि चंडीगढ़ से दिल्ली आए थे और 2006 में दिल्ली से वो देहरादून गए थे. उसके बाद से किसी भी राष्ट्रपति ने भी प्रेसिडेंशियल ट्रेन से देश के अंदर कहीं भी भ्रमण नहीं किया. और 2018 में उस प्रेसिडेंशियल ट्रेन की जो थी वो अवधि भी. बिल्कुल अभिषेक, हम दर्शकों को ये दिखा रहे हैं सफदरजंग रेलवे स्टेशन से ये सीधे दृश्य हैं जहां 15 साल के बाद एक बार फिर इतिहास रच रहे हैं यहाँ पर भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद. और भारत के राष्ट्रपति रेल के जरिए
ये सफ़र कर रहे हैं। विशेष प्रेसिडेंशियल रेल उनके लिए तैयार की गई है। भारत के राष्ट्रपति सफदरजंग रेलवे स्टेशन से कानपुर जाएंगे और कानपुर के बाद उनका लखनऊ जाने का कार्यक्रम है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का गांव है कानपुर के नज़दीक परौंख में, तो राष्ट्रपति अपने गांव में भी जाएंगे और अपने परिचितों से मुलाकात करेंगे। कानपुर में उनके कुछ कार्यक्रम भी हैं और आज शाम को दो छोटे छोटे स्टेशन हैं, झिंझर और रूरा, जहां पर राष्ट्रपति रुकेंगे। झिंझर और रूरा जहां पर राष्ट्रपति रुकेंगे और अपने परिचितों से मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे। तो न सिर्फ भारतीय रेल के लिए, भारत के राष्ट्रपति के लिए और कानपुर के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए, भारत के राष्ट्रपति के गांव के लोगों के लिए ये एक ऐतिहासिक पल है जब भारत के राष्ट्रपति अपने गांव में जाएंगे और वहां पर अपने परिचितों से मुलाकात करेंगे। ये सीधे दृश्य इस वक्त आप देख रहे हैं सफदरजंग रेलवे स्टेशन से, जहां पर 15 साल के बाद भारत के राष्ट्रपति रेल के जरिए सफ़र कर रहे हैं। 15 साल पहले तत्कालीन भारतीय राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम ने रेल, जो प्रेसिडेंशियल रेल है, उसके ज़रिए चंडीगढ़ और देहरादून की यात्रा की थी और उसके बाद ये पहली बार है जब भारत के राष्ट्रपति रेल के ज़रिए सफ़र कर रहे हैं। और भारतीय रेल ने राष्ट्रपति के सफ़र के लिए विशेष रेलगाड़ी का इंतज़ाम यहाँ पर किया है। प्रेसिडेंशियल रेल इसको कहा जा रहा है। हालांकि जो ऐतिहासिक प्रेसिडेंशियल रेल थी उसको अब म्यूज़ियम में रखा जा चुका है और इस बार जब राष्ट्रपति ने फिर से इच्छा जताई रेल के ज़रिए सफ़र करने की, तो भारतीय रेल की ओर से उनके लिए ये विशेष रेल तैयार की गई है। अभिषेक। Absolutely, and the journey is about to start, and we are showing you the live visuals where we saw President Ramnath Kovind waving hands there. The train, like my colleague said, the train will make 2 stopovers at Jinjak and Rura of Kanpur Dehat, where the president will interact with his old acquaintances from his school days and from early days of his social service. And this is the first time that the president will visit his birthplace after taking over his present assignment. His choice of the mode of journey, which is train, is in line with the tradition of number of presidents who took to train journey to connect with people in various parts of the country. बिल्कुल, भारत के राष्ट्रपति जो भारतीय सेनाओं के, भारतीय सशस्त्र सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर भी हैं, उनकी ये ऐतिहासिक यात्रा अब शुरू होने वाली है दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से। और आपको बता दें कि ये यात्रा दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से शुरू होकर आज कानपुर पहुंचेगी। कानपुर के पास 2 छोटे छोटे स्टेशन हैं, रूरा और झिंझर, जहां पर भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद वहां पर रुकेंगे, अपने परिचितों से मुलाकात करेंगे और कई मायनों में ये यात्रा खास है। अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, आज के क्या कुछ कार्यक्रम हैं? अभिषेक से अभी हम बात करेंगे। तो काफ़ी एक ऐतिहासिक यात्रा इसको कहा जा रहा है, क्योंकि राष्ट्रपति न सिर्फ ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं बल्कि अपने गांव भी वो जाएंगे। परौंख कानपुर के पास गांव है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का। अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, यात्रा शुरू हो रही है, आज के क्या कुछ कार्यक्रम हैं? बिल्कुल, अगर हम बात करें तो अभी जो स्पेशल ट्रेन है वो राष्ट्रपति को लेकर थोड़ी ही देर में यहाँ से रवाना होगी। रेल मंत्री यहाँ पर औपचारिक मुलाकात कर रहे हैं तो अब थोड़ी देर में कुछ दिनों के अंदर जो है ये जो स्पेशल ट्रेन है कि यहाँ से सफदरजंग रेलवे स्टेशन से रवाना होगी। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इसके बाद जो है राष्ट्रपति ट्रेन है वो पूरा और झींझक जो रेलवे स्टेशन है वहां पर ये स्पेशल ट्रेन रुकेगी। दोनों जगह पे जो है राष्ट्रपति के बहुत ही छोटे और संक्षिप्त कार्यक्रम है जहाँ पर वो अपने परिचितों से मिलेंगे, क्योंकि राष्ट्रपति बतौर राष्ट्रपति का पहला दौरा है अपने कानपुर में और अपने गाँव में भी और रेल के द्वारा भी। तो त्रिपुरा में और झींझक में जो है वहाँ पे कुछ कार्यक्रम रखे गए हैं, स्टेशन के ऊपर ही कुछ कार्यक्रम रखे गए हैं जिसमें राष्ट्रपति करेंगे और अपने
मिलेंगे, लोगों से मुखातिब होंगे और उसके बाद जो है इस ट्रेन से वो आगे कानपुर के लिए रवाना होंगे। कानपुर सेंट्रल वो तकरीबन शाम 7 बजे से 7:30 बजे के आसपास ये ट्रेन राष्ट्रपति को पहुंचेगी और उसके बाद जो है कानपुर सेंट्रल वहाँ पे उनके स्वागत जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल वहाँ पे मौजूद। उसके बाद रात का जो विश्राम है वो राष्ट्रपति का कानपुर वहीं पर वो सर्किट हाउस में रुकेंगे और उसके बाद 27 तारीख का यानी कल का जो दिन है और उसमें भी राष्ट्रपति का जो कार्यक्रम है वो वहाँ पे उसके अपने गाँव परोख जहाँ पे जाएंगे और इसके अलावा भी कई अन्य जो है कार्यक्रमों में वो हिस्सा लेंगे क्योंकि उनका बचपन जुड़ा हुआ है, उसका गाँव वहीं पर है, तो वो अपने परिचितों से जोड़ेंगे, कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। और अब जो है यहाँ पर मैं आपको जैसा आप तस्वीरों में देख रहे होंगे यहाँ पर जो है ट्रेन को हरी झंडी दे दी है और अब 15 सालों के बाद अब ये जो पहली बार जो राष्ट्रपति को लेकर के एक स्पेशल ट्रेन जो है वो अब रवाना होने जा रही है। और इस क्षण को आप कह सकते हैं कि काफी ऐतिहासिक है रेलवे के लिए भी, क्योंकि रेलवे के 15 सालों के बाद रेलवे को जो मौका मिला है राष्ट्रपति को लेकर के यात्रा करने की। बिल्कुल अभिषेक इस वक्त हम दर्शकों को ये दिखा रहे हैं कि रेल चल चुकी है और इतिहास कहीं न कहीं ये बन रहा है। 15 साल के बाद भारत के राष्ट्रपति रेल के जरिए सफ़र कर रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि ये पहली बार है जब भारत के राष्ट्रपति इतनी लंबी यात्रा कर रहे हैं। भारत के राष्ट्रपति सफदरजंग रेलवे स्टेशन से कानपुर जाएंगे, कानपुर के बाद वो लखनऊ जाएंगे और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि अभिषेक कानपुर में 2 छोटे छोटे स्टेशन हैं, झिंझर और रूरा, बहुत छोटे स्टेशन हैं और भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का गांव परोख भी उसके नज़दीक है और इन दोनों स्टेशनों पर भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज रुकेंगे वहां पर और अपने परिचितों से मुलाकात करेंगे। कानपुर वो जब पहुंचेंगे वहां पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल उनका स्वागत वहां पर करेंगे। तो ये महत्वपूर्ण एक जो ट्रेन है, एक इतिहास की ये शुरुआत हो रही है क्योंकि 15 साल के बाद भारत के राष्ट्रपति ट्रेन के जरिए सफ़र कर रहे हैं। 15 साल पहले तत्कालीन भारतीय राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने ट्रेन के जरिए सफ़र किया था। उन्होंने चंडीगढ़ और देहरादून का सफ़र किया था और उसके बाद आज फिर ये एक इतिहास बन रहा है। और राष्ट्रपति जब छोटे 2 स्टेशनों की जो हम बात कर रहे हैं वहाँ पर रुकेंगे, अपने परिचितों से मुलाकात करेंगे, अपने गांव जाएंगे, कानपुर जाएंगे, लखनऊ जाएंगे। तो डीडी न्यूज़ की टीम उनके साथ में है, तो हर जो भी कार्यक्रम होगा उसकी खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो अभिषेक, हम अपने कार्यक्रम की ओर वापस लौटते हैं। Right, and Shekhar will come back to our original topic of discussion in focus, which is government further liberalizes or relaxes guidelines for other service providers. We have different guests with us. Eminent panel of guests is with us.